सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि हाँ भाई ये तो पूछेगा ही पूछेगा। इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें आज के पेपर में है। क्या है भाई आज के पेपर में? पोल बॉन्ड्स पूरा इंडिया जान गया है भाई इसके बारे में अब, और आप नहीं जानते हो तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कहाँ खोए हो भाई? आओ जागो जागो ग्राहक जागो। आपके जो राजा साहब हैं जिनको आपने इलेक्ट किया था वो तो करोड़ों खा के बैठे हैं। ठीक है, बात करते हैं उनके बारे में ही। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पैनल रिकमेंड्स साइमल्टेनियस पोल्स। कोविंद जो रामनाथ कोविंद की पैनल थी उसने फाइनली रिकमेंडेशन दे दिया। तो क्या है उनके पैनल में देखेंगे। तमिलनाडु टॉप्स इलीगल ट्रेडिंग इन शार्क बॉडीज, इस पर क्वेश्चन आता है, रिसेंट रिपोर्ट है तो पढ़ना ज़रूरी है। चलिए भाई देखते हैं पोल बॉन्ड्स किसने लिया कितना पैसा। पोल बॉन्ड्स को जानने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2017 के फाइनेंस एक्ट को अमेंड करके लाया गया 29 जनवरी 2018। ठीक है, आपको जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मेंशन मिल जाएगा कि कब कब लाया गया, क्या लाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ये क्या होता है? तो ये इंटरेस्ट फ्री बियरड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसमें एक पर्सन जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, पर्सन नहीं सिटीजन होना चाहिए, और कंपनी है तो वो बॉडी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट। तो वो डोनेशन दे सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक पर्टिकुलर अमाउंट की बात करेंगे हम, उस पर्टिकुलर अमाउंट में, और उस जो पर्सन डोनेशन देगा या जिस पार्टी को भी दिया जाएगा ये सब चीज़ें एनोनिमस रखी जाएंगी और पार्टी के पास 15 दिन का टाइम होगा कि वो उसको फर्निश करा ले। ठीक है, अब डोनर हो कौन सकता है? कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया और एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, पहली बात। दूसरी बात, सिटीजन्स कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स आइदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल। या तो हम अकेले दे दे कि शशांक साची का मन है अकेले डोनेशन देने का तो वो अकेले दे दे, या फिर किसी और के साथ मिलके दे दे। ये तो एलिजिबिलिटी हो गई ना। अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है? तो सेक्शन 29A ऑफ आरपी एक्ट में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और पिछले इलेक्शन में आपको 1% वोट मिला होना चाहिए असेंबली इलेक्शन या हाउस ऑफ द पीपल के इलेक्शन में। इनकैशमेंट की बात करें तो केवल एसबीआई के ही अकाउंट पे आपका, एसबीआई में आपका अकाउंट होना चाहिए, ये तो पहली बात है, तभी आपका इनकैशमेंट हो सकता है, अदरवाइज इनकैशमेंट नहीं होगा। ठीक है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिनोमिनेशन देख लो क्या क्या है। 1000 से 1 करोड़ रुपए तक। अब 1000 से 1 करोड़ का मतलब 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे ऐसे ये डिनोमिनेशंस बढ़ेंगे। किस किस मंथ में आप ले सकते हो? जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ये 4 महीने हैं जहाँ पर आप डोनेशन दे सकते हो। ठीक है, और नेम ऑफ डोनर वगैरह ये सब भी आपको गुप्त रखा जाएगा, ये आरटीआई के परव्यू में भी नहीं आया था। ठीक है, एसबीआई के ब्रांच है, डोनेशन अमाउंट पता चल गया, एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टीज पता चल गई। इनकैशमेंट, अभी वही चीज़ बात कर रहे थे जो इनकैशमेंट की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज एक स्पेसिफिक अकाउंट बना लेती है, उस अकाउंट में जाता है और बॉन्ड 15 दिन तक के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद आपको है कि आप उसको इनकैश करवा लें, नहीं करवाएंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा से बॉन्ड इशू करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया AUDR, एसोसिएशन ऑफ यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कॉन्सेप्ट को। क्यों स्ट्रक डाउन किया? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। क्या है आर्टिकल 19(1)(a? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, जिसमें यह भी है कि इफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ से आया? देखो, आप वोट करते हो, है ना, राइट टू वोट आर्टिकल 326 में है, राइट टू वोट। ठीक है, 18 ईयर्स से कोई भी एबव है तो वोट करता है ना। वोटिंग प्रोसेस इज व्हाट? इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बढ़िया मुझे लगता है एंड आई एम एक्सप्रेसिंग माय वोट टू हिम और हर। ठीक है, इस तरीके से। तो 19(1)(a के परव्यू में ये इसलिए आ गया बिकॉज क्योंकि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हो इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप तो आपको पूरा अधिकार है कि वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कहाँ से पैसे लाती है, इस बात का जानने। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर स्ट्रक डाउन किया इस प्रोविजन को, आरपी एक्ट के प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस, जो कि इस पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में उसको लीगैलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। ये तो हो गया एक सिनेरियो जहां पर स्ट्रक डाउन खत्म किया गया, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इलीगल करार दिया गया। नाउ
ये तो आई गेस की इलेक्टोरल बॉन्ड का एस्पेक्ट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, कौन इशू कर सकता है, किसके द्वारा इशू किया जाएगा, किसके लिए इशू कर सकते हो आप, क्या क्या डिनोमिनेशन है, क्या एनकैशमेंट है, किस बैंक से लेके जा सकते हो और इलीगल, ठीक है, क्यों इलीगल ये भी जान लिए। 2017-18 में जब मोदी गवर्नमेंट ये लेके आ रही थी, दैट इज़ द करंट गवर्नमेंट, ठीक है, जो एनडीए की सरकार है, तो वो बेसिकली जब ये लेके आई इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो उन्होंने कहा कि इट इज़ गुड प्रोसेस और ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने बहुत डिफेंड भी किया उस टाइम पे भी। उसके बाद भी जब मैंने इसके बारे में पहली बार भी पढ़ाया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, तो यही बोला था कि ये सबसे वाहियात चीज़ हो सकती है एंड द बेस्ट टूल टू डिमोलिश द डेमोक्रेसी, है ना, द बेस्ट वे टू डिमोलिश द डेमोक्रेसी और द ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस इन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एस्पेक्ट जो हमारे इंडिया में है, उसको ये बहुत अच्छे से डिमोलिश करने की कैपेसिटी रखता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के परव्यू में था ही नहीं, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात कि जब पार्टी का देखा गया, कल जब ये लिस्ट है, व्हेन आई वाज सीइंग आल्सो, ये तो कोई अमाउंट नहीं है, ये तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की अमाउंट है, 6060 करोड़ द रूलिंग गवर्नमेंट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1609 करोड़, कांग्रेस 1421 करोड़, बहुत कम है भाई साहब, ये 1400 और 6000 डिफरेंस देखो, 5000 करोड़ का डिफरेंस है। भारत राष्ट्र समिति 1214 करोड़, बीजू जनता दल 775 करोड़, डीएमके 639 करोड़, इस लेवल पे डिनोमिनेशंस दिए गए हैं और डोनेशन दिए गए हैं। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते होंगे तो कुछ टाइम पहले नितिन गडकरी साहब ने एनर्जी से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में बोला था कि बहुत लोगों ने टेंडर भरा और उस कंपनी को मिला एंड कंपनी इज डूइंग गुड। बाद में ये देखा गया उसी एनर्जी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे गवर्नमेंट को अच्छा खासा अमाउंट दिया था। इफ नॉट इट इज नॉट करप्शन देन व्हाट इट इज, ठीक है, एंड आई एम सेइंग इट वेरी वेमेंटली बिकॉज ये दिखता है इट इज प्राइमा फेसाई करप्शन। नेक्स्ट, आप लोगों को याद होगा उत्तरकाशी टनल, है ना, उत्तरकाशी टनल वाला इंसिडेंट सबको याद होगा। उसमें जो कंपनी शामिल थी उत्तरकाशी टनल को बनाने में, उस कंपनी ने भी 55 करोड़ के आसपास का इलेक्टोरल बॉन्ड एज अ डोनेशन दिया है। तो क्या कहना चाहते हो? अब इस पर बहुत लोग आ जाएंगे कि भाई डोनेशन ही तो है, क्या हुआ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ली, तो बिल्कुल आई एग्री लेना चाहिए, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तभी तो आप मतलब पैसा रहेगा तभी तो आप इलेक्शन लड़ पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब हर कोई तो नेहरू और वो नहीं हो सकते ना, ठीक है, इंदिरा गांधी, कि भाई जगह जगह जाके लोगों से मिलना, चौपाल लगाना, व्हाट नेहरू यूज्ड टू डू, ये कभी नहीं कर सकते, इनकी उतनी कैपेसिटी है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। कांग्रेस भी अच्छा खासा अमाउंट है भाई, 1400 करोड़ कुछ कहलाता है, 1400 करोड़। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1600 करोड़, बीजेपी द रूलिंग गवर्नमेंट, चलिए 6000 करोड़ होता है, रूलिंग गवर्नमेंट है तो लोग पैसा देंगे। बट आप इस तरीके से भी देख सकते हो द रूलिंग गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है और रूलिंग गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है टू फाइनेंस देयर प्रोजेक्ट और टू गिविंग देम। जैसे मुझे कोई प्रोजेक्ट, मुझे कोई इलेक्ट्रिकल कार्स बनानी है, ठीक है, एंड आई वांट टू कम टू इंडिया, तो मैंने एक सब्सिडरी कंपनी खोल ली इंडिया में, ठीक है, तो वो इंडियन एंटिटी हो गई। अब वो एंटिटी को क्लियरेंस चाहिए, गवर्नमेंट देगी नहीं इतनी आसानी से क्लियरेंसेस, तो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कुछ पैसा दिया, हूएवर द रूलिंग गवर्नमेंट इज, और वो पैसा काफ़ी ज़्यादा दिया, मतलब बिकॉज आई एम वेल टू डू कंपनी, तो मैंने 100 करोड़ डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 100 करोड़ से मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया। इट इज़ करप्शन माई फ्रेंड, इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ देर पहले बोला है कि भाई आप एसबीआई ने कंप्लीट डेटा नहीं दिया है अभी भी, ठीक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए और आंख बंद करके चीज़ों को मत देखा करिए। बहुत लोग आ जाते हैं डिफेंडर बनने इनका, तो प्लीज़ डिफेंड मत करो, गलत को गलत ही रहने दो, गलत को क्रिटिसाइज़ करना बेटर है। सो बी एजुकेटेड सिटीजन, ठीक है। पैनल रिकमेंड्स द साइमल्टेनियस पूल्स, तो भाई वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। अब इस पैनल में कौन कौन से लोग थे? रामनाथ कोविंद जी चेयरमैन, श्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप इज अ वेरी नोन कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेजेबल पर्सन, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल एंड नितिन चंद्रा। तो ये सब लोग थे जो कि इस कमेटी में शामिल थे, जिन्होंने रिकमेंड किया है कि भाई होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। बेसिकली इस रिकमेंडेशंस में क्या क्या कहा गया कि आफ्टर द फर्स्ट स्टेप simultaneously election will be held for the house of the people and the state legislative assembly. For this no notification by the state will be required for the constitutional amendment, ठीक है। उन्होंने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कोई जरूरी नहीं है, स्टेट का नोटिफिकेशन निकालना सेंटर ही करेगा। इन द सेकंड स्टेप इलेक्शन टू बी म्युनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत्स विल बी सिंक्रोनाइज्ड विद द हाउस ऑफ पीपल एंड एसएलए
in such way that municipalities and panchayat elections are held within 100 days of holding the elections to the House of the People and State Legislative Assembly. This will require the ratification by not less than 1/2 of the state. ठीक है, पहले में कहा गया कि अगर आपको स्टेट और लोकसभा के चुनाव साथ करवाने हैं तो आपको स्पेशल नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नोटिफिकेशन नहीं निकालने की जरूरत है। लेकिन जब म्यूनसिपैलिटी और पंचायत क्योंकि वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट में आ जाता है तो म्यूनसिपैलिटी और अलग से, भाई उनका तो अलग से लिस्ट ही है ना 19 और 28, तो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के लिए उन्होंने बोला कि हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करिएगा। थर्ड बात क्या बोली, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, ईपीआईसी की बात की गई। ये क्या है ईपीआईसी, तो सबके लिए कॉमन फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स for use in elections to all the 3 tiers of the government. Amendments in the Constitution of India are recommended to enable Election Commission of India to prepare a single electoral roll and EPIC in consultation with the State Selection Commission. कि भाई दोनों अपना मिलजुल के अपना डिसाइड करो ये। थर्ड, in the event of hung house, no confidence motion or any such event, fresh election should be held to constitute the new house of the people and the unexpired term of the house for the unexpired term of the house. इसमें ये बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन है कि अगर मान लीजिए हाउस हंग हो जाती है बीच में ही या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है और सरकार गिर जाती है तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप पूरा 5 साल का प्रोसीजर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 साल के बाद हाउस हंग हो गया या फिर 2 साल का नो कॉन्फिडेंस आया और हाउस को हमें डिसॉल्व करना पड़ गया, तो 3 साल के लिए इलेक्शन होगा बस, वो आने वाले 3 साल के लिए टर्म पूरा करेंगे, बाकी वो 5 अपने आप करेंगे फिर से, ताकि वो जो साइमल्टेनियसली इलेक्शन वाला गैप खत्म ना हो। The committee recommends that for meeting the logistics requirement, the Election Commission of India will plan and estimate in advance consultation with the State Election Commission to take steps for the deployment of polling personnel, security forces, EVM, VVPAT, etc., so that free and fair simultaneous elections are to be held in 3 tiers of the government. Logistics के बारे में कि इलेक्शन कमीशन खुद देखेगा लॉजिस्टिक्स ताकि फ्री एंड फेयरनेस बनी रहे। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। पहले में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात ही नहीं की उन्होंने, दूसरे में बोला कि अगर आपको म्यूनसिपैलिटी पंचायत के लिए भी करवाना है तो आप साइमल्टेनियसली कराओ, हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन लो। नेक्स्ट इज फोटो आइडेंटिटी कार्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हंग हाउस के बारे में, ये क्या हो सकता है, तो बाकी पीरियड के लिए करा दो, उसके बाद देखेंगे। एज पर द रिकमेंडेशन लॉ कमीशन के इंडिया के हिसाब से ये कुछ आर्टिकल्स है जो अमेंड करने पड़ेगा, 83, 85, 172, 174 एंड 356 इज रिलेटेड टू फर्स्ट द प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। 83 क्लॉज 2 एंड ये वही है कि 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाएगा, फिर उसका नया इलेक्शन होगा, उसी बारे में चीज़ बात हो रही। नेक्स्ट इज तमिलनाडु टॉप्स द इलीगल ट्रेड इन शार्क बॉडी पार्ट्स। देखो शार्क के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे विंग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है इलीगल, तमिलनाडु इसमें फर्स्ट पे, यूएस 4th पे अभी भी। ये इंडिया की रिपोर्ट है खैर, और इस रिपोर्ट को निकाला है ट्रैफिक और WWF ने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, और इनके जो रिपोर्ट का नाम था वो था नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क ऑफ इंडिया 2010 से 2022। तो टोटल मान लो वही 12 साल का रिकॉर्ड है, जिसमें 65% ऑफ इलीगल ट्रेड शार्क बॉडी जो हुआ है वो आपको तमिलनाडु में ही देखा गया। वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ऑफ ट्रैफिक एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए फोकस्ड है पूरा, और इसकी 5 कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग ऑफिसेज हैं, यूके कैम्ब्रिज में इसका सेंटर बना हुआ है। ठीक है, ट्रैफिक इन इंडिया के 1991 में स्टैब्लिश हुआ और इंडिया में हेडक्वार्टर दिल्ली में। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में गैलिफो माइंडफुलनेस सिटी, ये 2-4 महीने पहले ही आया था, अभी एक्चुअली ये मोदी जी का विजिट होने वाला है भूटान में, तो ये फिर से न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, चलो। विच स्टेट हैज़ रिजेक्टेड द सेंटर्स फंड टू मीट द फाइनेंशियल क्रंच? इट्स केरला। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड्स? उत्तराखंड। विच कंट्रीज डिड द चाइनीज मिलिट्रीज? मालदीव, श्रीलंका एंड नेपाल। ये 3 चीज़ें याद रखो इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।